सत्ता का सेमीफाइनल लगातार जारी है। न्यूज 18 आपको पल पल के अपडेट्स दे रहा है। किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, बिहार के सियासी दंगल से क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के दंगल में किस सीट पर कौन आगे है और कौन कब पीछे हो रहा है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। सभी 7 सीटों पर फिलहाल रुझान आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। वहीं एक सीट जो जौनपुर की मलहनी सीट है, वहां पर निर्दलीय धनंजय सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। मलहनी का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने लकी यादव को प्रत्याशी बनाया है, वो पीछे चल रहे हैं। धनंजय सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। और बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ है। साथ ही साथ मेरे सहयोगी अमित शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो से हैं और मोहम्मद शबाब लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज पर बड़ी बारीकी के साथ नजर बनाए रहते हैं। और दोनों के पास हम चलेंगे, चीजों को समझेंगे भी, लेकिन सबसे बड़े अपडेट के साथ यहां पर हम एक जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों का जो रुझान आया है, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों में से 5 सीटों पर आगे चल रही है। और ये 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। घाटमपुर की सीट पर उपेंद्र पासवान आगे चल रहे हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त बहुजन समाज पार्टी कुलदीप शंखवार घाटमपुर से पीछे चल रहे हैं। वहीं और भी जो अपडेट आ रहे हैं, देवरिया से बीजेपी आगे चल रही है। सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ब्राह्मण मतदाता उतारे थे, वोटर यहां पर कैंडिडेट थे ब्राह्मण, और ऐसे में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए तमाम दाव डाले गए। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी देवरिया से पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री, ये देवरिया की तस्वीर है। ब्राह्मण कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला। और उषा सिरोही बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। मोहम्मद यूनुस पीछे चल रहे हैं बीएसपी से, बुलंदशहर से। मोहम्मद अलीम के भाई हैं। मोहम्मद अलीम पहले 2 बार जीत चुके हैं बुलंदशहर से। और नौगावा सादात से यहां पर बड़ा अपडेट, सैयद जावेद अब्बास आगे चल रहे हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए संगीता चौहान, चेतन चौहान की पत्नी, वहां पर पीछे चल रही हैं। यानी कि नौगावा सादात में यहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी पीछे चल रही है। बांगरमऊ में समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल पीछे चल रहे हैं। बांगरमऊ में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। श्रीकांत कटियार पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखना होगा, कुलदीप सेंगर बीजेपी की झोली में इस सीट लेकर आए थे। क्या श्रीकांत कटियार एक बार यहां पर बीजेपी की झोली में ये सीट फिर लाते हैं? 2020 में प्रेम धनगर टूंडला से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। टूंडला में समाजवादी पार्टी पीछे है, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में नेट टू नेट फाइट चल रही है कई सीटों पर। महाराज सिंह धनगर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो टूंडला से पीछे चल रहे हैं। ये यहां पर अपडेट आ रहा है। 7 सीटों के जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित शुक्ला लगातार उत्तर प्रदेश के सियासी नब्ज को समझते हैं। कई सालों से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उनको बड़ी बारीकी से उन्होंने समझा है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं अमित के पास चलूं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर। नरेश उत्तम जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। ये रुझान क्या संकेत दे रहे हैं? आप तो 7-0 से जीतने का दावा कर रहे थे। धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बात करने का मौका दिया। जी, जो उपचुनाव के परिणाम टीवी चैनल में दिखाए जा रहे हैं, उन चैनलों से हमें जानकारी मिली है, और लेकिन हमको अपने कार्यकर्ताओं से भी जानकारी मिल रही है कि 7 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन बहुमत सीटें जीतेगा। और ये परिणाम आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम जो होगा वो समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में होगा। नरेश उत्तम पटेल जी, आपकी उम्मीद के लिए आपको बधाई। ये फिलहाल परिणाम रुझान है, लेकिन सुबह से जो रुझान आ रहे हैं वो आपको पीछे ही धकेले हुए हैं। सर, आप 3.5 साल की नाकामियों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या उसको वोट में कन्वर्ट कर पाए क्या? देखिए, वोट जनता को देना होता है। जनता ने समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा किया है और भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। हम फील्ड में गए हैं। फील्ड में किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, समाज का हर वर्ग बेहद परेशान है, और उनकी बातों से हमें पूरा भरोसा मिला है कि हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे।
जो काउंटिंग के रुझान आ रहे हैं उनमें भी हमें नरेश उत्तम जी, अगर आपकी बात को मैं सही मान लूं, अगर ये परिणाम आपके मन मुताबिक नहीं आते हैं, 7-0 से आप नहीं जीतते हैं, तो क्या ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट कहा जाएगा? इतने आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि आप मैदान पे गए। अखिलेश यादव तो प्रचार करने मैदान में नहीं उतरे हैं, आप तो भी दिखाई दे गए हमको। माननीय अखिलेश यादव जी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को पक्ष में लाने का पूरा काम किया है। और आप धैर्य रखिए, अभी थोड़ी देर बाद सब दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। बिल्कुल नरेश उत्तम जी। जी जी जी, सवाल यह है मेरा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रचार में ताकत झोंकी, आप भी कई सीटों पर प्रचार करने गए, अब क्या फीडबैक्स आपके कार्यकर्ता दे रहे हैं? ये फीडबैक दे रहे हैं कि 7 सीटों पर आप जीत रहे हैं? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नीचे स्तर पर समाजवादी पार्टी की नीतियां, सिद्धांत, कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं की बात जनता के बीच में रखा है। जी, जनता के जो समर्थन वहां पर मिला है, जनता की जो पीड़ा देखने को मिली है, उससे हमें पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी बहुमत सीटें प्राप्त करेगी। लेकिन रुझान तो इस ओर कोई संकेत देते हुए नजर नहीं आते। रुझानों में तो आप अभी एक सीट पर आगे हैं, वो अमरोहा की नौगांव सादात है। बीजेपी 5 सीट पर बढ़त बनाए है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हैं। आपने जो जनता को वहां की मतगणना का वर्तमान स्वरूप दिखाया है, उसके लिए आप सबका, चैनल वालों का सबका धन्यवाद कि समय समय पर आप जनता को ये दिखाते हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो सूचना है कि बहुमत सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है नरेश जी, भरोसा रहना भी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि चुनाव से ठीक पहले बीएसपी सुप्रीमो का ये कहना कि समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में हमारा साथ जाना हमारी बड़ी भूल थी, क्या उससे कुछ नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, उनके कथन पर हमको कुछ नहीं कहना। हम अपनी पार्टी की नीतियां, अपना कार्यक्रम, अपना संगठन और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी एक संगठन है, उस संगठन में काम करते हैं। और कौन क्या कहता है वो उनसे पूछ लीजिए। ठीक है नरेश उत्तम पटेल जी, 2022 में क्या हम ये माने कि तस्वीर यही रहेगी, समाजवादी पार्टी एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेगी अगर इन 7 सीटों में आपके लिए कुछ सकारात्मक निकल कर आता है तो? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया के भाइयों के माध्यम से लगातार कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, छोटे दलों का भी सहयोग लेगी। और 2022 में जो भारत में नहीं विश्व में परिवर्तन की लहर चली है, उस परिवर्तन की लहर से उत्तर प्रदेश में भी बड़ा परिवर्तन 2022 में होगा। बिल्कुल नरेश उत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 7-0 से सीटें जीत रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जो उनको फीडबैक दे रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये रुझान जो संकेत देते हैं, और उसके बाद नरेश उत्तम पटेल का बयान देखना होगा। कुछ घंटों के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो अमित शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से हैं। शबाब, बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया इस बाई इलेक्शन का, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कई सीटों पर नेट टू नेट मुकाबला चल रहा है, कभी बीजेपी आगे, कभी समाजवादी पार्टी। देखिए, ये रुझान अब बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील होने लगेंगे अनुपम, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर 30 से 35 चरणों की काउंटिंग है। अभी लगभग 5 चरण ज्यादातर पहुंचे हैं, तो अभी धीरे धीरे जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, 12 चरणों के बाद जो है वो क्लियर होने लगेगा। अशोक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे इस बात का जवाब ले लेते हैं। अशोक साहब, जिस तैयारी के साथ आप लोग चुनाव लड़े थे, वो तैयारी दिख नहीं रही जीरो पर, ग्राउंड जीरो पर। जनहित मुद्दों को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और अभी बिहार चुनाव में हार जीत लगी रहती है, मगर जनता का जनादेश सर माथे होता है। जनता का मैंडेट है, चूंकि इन आम चुनाव में हमने अपनी बात रखी और जनता ने हमें सुना भी है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। सवाल इस बात का है कि जो जनमत भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अशोक सिंह जी, हम आएंगे आपके पास। इस वक्त बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। 5 सीटों पर बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाई हुई है, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, मुझे लगता है 5 सीटों पर जो हम बढ़त बनाए हुए हैं, प्रदेश की जनता विकास के साथ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास है उसको कि कहीं विकास, सुशासन और
भ्रष्टाचार और अगर कोई अपराध पर अंकुश लगा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इन 7 बाई इलेक्शन में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता ने आकर ये बता दिया और दलों को कि हम इनके साथ कंफर्टेबल हैं, यही हमारा विकास भी करेंगे, यही हमें सुरक्षा भी देंगे। तो ये उनकी अपनी सोच के तहत, क्योंकि इसमें तरह तरह की चीजें निकल कर आ रही थी, सब देख रहे थे। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं कि हमारे लिए जनादेश आया और थोड़ा बहुत हमको मिला, तो ये इससे संतोष कर लें। इनको तो 30 साल से बाहर कर रखा हैगा और बाकी सपा बसपा को भी बता दिया कि हम आपको भी अब नहीं चाहते, क्योंकि हमें एक अच्छी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की विकासशील सरकार केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जहां पर अपराध मुक्त हो गया है प्रदेश हमारा, जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है और आगे जो योजनाएं हैं उनको लेकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ये उसका परिणाम है। ठीक है मोहसिन रजा जी, बीजेपी के बारे में एक मिथक है कि उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ा करती थी और उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। क्या इस बार वो मिथक भी टूट रहा है? देखिए बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि आपने जो बाई इलेक्शन की बात की है वो बाई इलेक्शन हम तब लड़े हैं जब हम सत्ता में नहीं होते थे, या सत्ता में जब हम आए 2017 में, उस वक्त आपने जो देखा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देश में विकास की बयार बही और जैसे जैसे विश्वास और विकास एक साथ आगे बढ़ा जनता का, वो आपने देखा कि सरकार को विकास के लिए वोट किया था तो सरकार विकास करने लगी और जनता का विश्वास और बढ़ने लगा हमारे ऊपर। उसका परिणाम आ गया। बाई इलेक्शन हो चाहे कोई इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मोहसिन भाई, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के इस बाई इलेक्शन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें, दोनों डिप्टी सीएम को देखें, आपके प्रदेश अध्यक्ष को देखें, संगठन के लोगों को देखें, सबने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं विपक्ष से बड़े चेहरे प्रचार में दिखाई नहीं दिए। वो तो ट्विटर वाले लोग हैं और वो भी उन्होंने हमसे सीखा है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बूथ से लेकर और हमारे प्रधानमंत्री तक अगर आप चले जाएं, माननीय मुख्यमंत्री तक चले जाएं, तो आप देखें कि हम सब लोग कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं जब हमारा चुनाव होता है, क्योंकि हम अपने बूथ के कार्यकर्ता से लेकर और अपने को भी कार्यकर्ता ही मानते हैं। हमें दायित्व दे दिया गया है सरकार के तहत, हम आज मंत्री हैं लेकिन हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये नहीं भूलते। इन लोगों का यह हैंगओवर होता है कि ये मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री अगर एक बार बन जाते हैं तो ये उस हैंगओवर में रहते हैं, ये अपने को जनता से अलग कर लेते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं। आपकी तरफ से बात बार बार कही जा रही है कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, हमारे लिए हर चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर इस वक्त क्या अपडेट है वो तो हम बता ही रहे हैं अनुपम, लेकिन बिहार में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एनडीए यहां पर बड़ी बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। सुबह से जो तस्वीर सामने आई थी वो महागठबंधन को बढ़त दिखा रही थी, लेकिन बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां पर एनडीए बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है अनुपम। बिल्कुल। और अमित, अभी आधा घंटे 40 मिनट पहले जो हम टेलीस्कोर फिगर्स को देख रहे थे तब महागठबंधन के अच्छे नंबर्स थे, यानी कि आप देखिए कि आधा घंटे के अंदर ये एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिस बात का जिक्र अमित आप भी कर रहे हैं और शबाब के पास, शबाब से भी इस चीज को समझेंगे हम। लेकिन अमित देखिए, जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल्स को हमने देखा था बिहार को लेकर के और महागठबंधन को लेकर के एक फिगर दी जा रही थी, और आज जो रुझानों में अब तक बिहार में फिगर आ रही है, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि हो सकता है कि अगर यही तस्वीर परिणामों में निकलकर बिहार से सामने आती है तो नीतीश कुमार पर और एनडीए पर एक बार फिर बिहार की जनता ने भरोसा जताया है। शबाब, सवाल यही है कि जिस बदलाव का जिक्र किया जा रहा था बिहार में, तेजस्वी यादव बार बार हर मंच से कह रहे थे कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन अब संकेत इस बात के हैं कि बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश बाबू को ही चाहती है। बिल्कुल, ये बड़ा ट्रेंड हो रहा था कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार, और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं और उसके बाद जो अब नतीजे और रुझान आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जिट पोल से इतर हैं। हालांकि ऐसा पहला मौका नहीं अमित, आप पिछले बार के भी एग्जिट पोल को देखिए और उससे पहले भी एग्जिट पोल को देखिए, नतीजे वहां पर उलट ही आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उन उपचुनाव में भी नतीजे जो हैं वो विपक्षियों के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता जी, आपको लगता है जितनी मेहनत से आप लोग चुनाव लड़े उतनी कम मेहनत से विपक्षी चुनाव लड़े? आपको अपनी मेहनत को तो फायदा मिला ही मिला, लेकिन विपक्षियों ने चुनाव मजबूती से नहीं लड़ा, इसका भी आपको नतीजों में असर दिख रहा है?
देखिए, विपक्षियों को मालूम था कि उनकी वहाँ पे कोई धरातल में जमीन नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए वो वैसे ही उनको कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से है और हमारी सरकार जनता का कार्य कर रही है। अंत्योदय तक जो लास्ट में वहां तक काम कर रही है, अंतिम छोर के व्यक्ति जो खड़ा वहां तक वो कार्य कर रही है। हर घर में सरकार जो है सारी सुविधाएं देती है और आज जो भी सरकार ने बिजली को दिया, चाहे आवास दी, चाहे शौचालय दिए, जो भी सरकार आज उपलब्ध करा रही है वो जनता जान रही है कि हमारा आज जो भी उद्धार हो रहा है वो इस सरकार से हो रहा है। तो इसलिए विपक्ष को मालूम है कि हमारा कुछ जमीन नहीं है, कोई धरातल नहीं है, तो कैसे आएगी। शबाब, मुझे लगता है रीता जी से बिहार के सरकार पे है, जो बिहार के शुरुआती रुझान है जिसमें बीजेपी या एनडीए को पूरी तरह से एक बहुमत मिलता दिख रहा है रुझानों में, उससे कितना उत्साहित है वो भी हम समझेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर बांगरमऊ से बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव के बांगरमऊ में बीजेपी को बड़ी बढ़त। बांगरमऊ की सीट लगातार सुर्खियों में रही। बीजेपी प्रत्याशी 7203 वोट से आगे चल रहे हैं। श्रीकांत कटियार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, 7230 वोट से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश पाल दूसरे नंबर पर। तो यहां पर लगातार आपको बताएं जो भी अपडेट आ रहा है उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी ये महा कवरेज लगातार जारी है। सत्ता के सेमीफाइनल में स्वागत है आपका। लगातार न्यूज 18 आपके साथ बना हुआ है। 7 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। अमित शुक्ला मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ स्टूडियो से बने हुए हैं। लखनऊ स्टूडियो से मोहम्मद शबाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साथ ही साथ एमएच खान साहब हमारे साथ हैं और के उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। के उपाध्याय साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 2 सीटों की बात कर रहे हैं, नौगांव सादात। इस सीट पर क्या यह माना जाए कि जाति का फैक्टर ज्यादा चला है बनस्पत सहानुभूति के फैक्टर के, और मलहनी सीट पर जो सहानुभूति लकी यादव के लिए होनी चाहिए थी वो सहानुभूति क्या धनंजय सिंह के लिए हो रही है? देखिए, एक तो हमको ये समझना होगा कि सहानुभूति थी भी या नहीं थी। केवल किसी का निधन हो जाने से सहानुभूति हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं नौगांव सीट की आप बात कर रहे हैं, चेतन चौहान वहां से विधायक रहे थे, लेकिन वो एक लहर में जीते थे। वे वहां के जननेता नहीं थे, जननायक नहीं थे। वे अपनी फैक्ट्री में बैठे रहते थे, जनता से उनका सीधा जुड़ाव नहीं था। इसलिए उनके निधन से जनता को ऐसा लगा हो कि उनका कोई नेता चला गया या उनका नायक चला गया, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सहानुभूति उत्पन्न नहीं हुई। जब सहानुभूति नहीं थी तो जाहिर है कि वो उनके खिलाफ वोटिंग हुई है। फिर वहां जातिगत फैक्टर हावी हो गए, कुछ लोकल जो मुद्दे होते हैं उपचुनाव में वो हावी हुए। इसलिए नौगांव की सीट जो है वो बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जहां आप लकी यादव की बात कर रहे हैं, वो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की सीट रही है, लेकिन वहां भी जो स्थिति नौगांव की थी वही स्थिति वहां भी रही। फिर धनंजय सिंह के चुनाव मैदान में आ जाने से परिस्थितियां पलट गई और धनंजय सिंह जो है निर्दलीय होते हुए भी वहां बाजी मारते दिख रहे हैं। और दूसरी बात ये बिल्कुल उपाध्याय जी मैं आऊंगा, ये समीकरण आपने बहुत बड़ा समीकरण समझाया है जाहिर तौर पर। अनुपम, ये जी एक सवाल यहाँ पर यह समझना होगा। मैं एमएच खान सर के पास जाऊंगा। एमएच खान साहब, इस बार चुनाव विषम परिस्थितियों में हुआ, ये हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से तमाम पाबंदियां थी। उसके बावजूद बीजेपी ने जिस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट किया, क्या विपक्ष को ये नहीं लगता कि उससे सीखने की जरूरत है, बजाय ये कहने के कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया? नहीं, ठीक बात कह रहे हैं आप। उसका विपक्ष को अपने रणनीति के साथ चलना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी आप बता रहे थे बांगरमऊ में 10,000 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब आ गया कि 7,000 से जीत रहे हैं। तो ये तो अभी राउंड चलेंगे, अप डाउन होते रहेंगे। फाइनल रिपोर्ट जब आ जाएगी, तब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, तभी हम समझ सकते हैं। ठीक बात है, हम फाइनल परिणाम का इंतजार करेंगे, हम उसका इंतजार करेंगे एमएच खान साहब। लेकिन सर, जमीन पर तो आप भी जाते हैं, आप लोगों से जुड़े हुए नेता, हमें मालूम है, आप लोगों के बीच जाते होंगे। जिस तरीके का माहौल विपक्ष को लेकर दिखना चाहिए था, क्या वो दिखा? क्या आपको आपको लगा क्या कि कार्यकर्ता उस जोश के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, वो कह पा रहे हैं कि भैया आप हमको इसलिए वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपके मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे, या फिर सरकार की ये नाकामियां जिस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपसे सही बात ये बताऊं कि मैं तो बिल्कुल खान साहब समझेंगे। अमित, यहां पर वक्त की मजबूरी है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी।